गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है फॉग। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अभी जो है 2024 की शुरुआत से ही जो है थिक ब्लैंकेट ऑफ फॉग ने जो है कई स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया को जो है कवर किया हुआ है। तो जो है इस फिनोमिना को अब हम देखेंगे। फॉग बेसिकली क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जो कि इवेपोरेटेड वाटर से जो है प्रोड्यूस होता है, और जब ये कूल डाउन हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, तो फॉग बन जाता है। वही सेम थिक क्लाउड का फिनोमिना, ठीक है। बस समझ लो कि जो है अर्थ के सरफेस के पास होता है ये जो जो क्लाउड, उसी को हम फॉग कह रहे हैं। इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि टेम्परेचर जो है वो कम होना चाहिए, अबंडेंट मॉइस्चर होना चाहिए नियर द सरफेस, तभी जो है ये फॉग बनेगा। और फॉग जो है तभी बनती है जब ग्राउंड और एयर के बीच में एक टेम्परेचर डिस्पैरिटी है। अच्छी खासी टेम्परेचर डिस्पैरिटी होनी चाहिए। हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, मतलब एम्पल प्रेजेंस ऑफ वाटर और वेपर और मॉइस्चर होना चाहिए, तभी जो है ये फॉग फॉर्म होता है। दो तरह के मैकेनिज्म से जो है ये फॉग बनता है। एक जिसको हम कहते हैं इंफ्रारेड कूलिंग। मतलब क्या होता है इसमें कि जब समर का टाइम चल रहा है, समर से जब विंटर की तरफ ट्रांजिशन होंगे, तब जो है ये फॉग बनेगा। समर में क्या होता है कि ग्राउंड जो है सन का रेडिएशन एब्जॉर्ब कर चुका है और वार्म वार्म हो चुका है। जब उसके ऊपर से मॉइस्टन एयर पास होती है, मॉइस्टन एयर जो तो जो है जब कूल वेदर की जब आता है, तो मॉइसन वेदर जो मॉइसन एयर जो पास होती है, उससे जो है कोलिजन होती है, और जो है वाटर वेपर जो है वो कंडेंस होता है बहुत तेज़ी से, और जो है फॉग को बनाता है। दूसरी होती है आपकी रेडिएशन फॉग, जिसमें कि अनसीजनेबली वार्म डे है अगर, हाई ह्यूमिडिटी का, और एकदम से जो है टेम्परेचर अगर ड्रॉप हो जाए, तो भी जो है फॉग बन जाती है। अब नॉर्थ इंडिया में ही सबसे ज़्यादा क्यों ये फॉगिंग होती है? क्योंकि जो एंटायर इंडो गेंजेटिक प्लेन्स हैं, वहाँ पर लो टेम्परेचर, लो विंड स्पीड, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी, ये जो सारी कंडीशंस हैं फॉग बनने की, ये सब प्रेजेंट रहती हैं। इवन जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी होती हैं, जो कि मेडिटेरेनियन रीजन से आती है, वो अबंडेंट मॉइस्चर लेकर आती हैं नॉर्दर्न इंडिया में, और उसकी वजह से जो है बारिश भी होती है, लेकिन जो है मॉइस्चर भी आता है, तो ऑफकोर्स फॉग भी बनती है। हिमालयाज जो हैं वो एज अ बैरियर का काम करते हैं, और इस फॉग को ईस्टर्न वर्ड मूवमेंट करने से रोक देते हैं, तो इस जगह पर जो है ये फॉग इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। तो इंडो गेंजेटिक प्लेन्स जो है, यहाँ पर ये फॉग इसलिए ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ये टॉपिक सोशल इश्यूज, गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि एक आइडियल टाइमलाइन 6 से 8 हफ्ते तक की जो है वो होनी चाहिए लिविंग डोनर्स को ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट करने के लिए, ठीक है। तो अब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में देखें अगर हमारे इंडिया में, तो 1994 का लॉ है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट, जिसको 2014 में लास्ट अमेंड किया गया था। उसी के अंदर जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होती है। नोटो, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन जो है नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि पॉलिसी गाइडलाइंस इशू करती है, प्रोटोकॉल्स इशू करती है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के जो रूल्स हैं उनको रिसेंटली फरवरी 2023 में चेंज भी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो है उसकी गाइडलाइंस में चेंजेस ये किए गए हैं कि अगर 65 ईयर की एज लिमिट जो लगाई गई थी पहले जो रूल्स में, उसको हटा दिया गया है। मतलब अब कोई भी एज कैप नहीं है लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट्स में। स्टेट्स को भी कहा गया है कि आप जो डोमिसाइल क्राइटेरिया लगाते हो कि एक स्टेट का पर्सन जो है वो दूसरे स्टेट से के में जाकर ऑर्गन के लिए लेने के लिए या ऑर्गन डोनेट करने के लिए रजिस्टर नहीं कर सकता, उसको भी रिमूव करने को कहा गया है। फिर इसमें गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि कोई फ़ीस नहीं चार्ज करो इसके लिए, क्योंकि कई स्टेट्स 5,000 से 10,000 रुपये तक की जो है सिर्फ रजिस्टर करने के लिए ही फ़ीस चार्ज कर रही थी। अब ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ एक्ट जो है, उसमें जो है दो तरह की डोनेशंस, आई एम सॉरी, जो है ऑर्गन डोनेशन ऑफ कोर्स जो है दो तरह की होती है। एक तो होते हैं डिसीज्ड पर्सन्स की, एक होता है लिविंग पर्सन की। मतलब डिसीज्ड पर्सन मतलब एक, अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो उसके ऑर्गन्स का जो है किसी जो है पर्सन को जो है उसको डोनेट कर देना।
या उसके अंदर जो है वो उसको रिसीव करवाना उस पर्सन को, या फिर लिविंग पर्सन में मतलब एक हेल्दी पर्सन जो है वो अपनी फैमिली मेम्बर को जो है ऑर्गन डोनेट करना चाहता है इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, तो उसको हम लिविंग पर्सन या लिविंग डोनेशन कहते हैं। फिर लिविंग डोनेशन जो है उनको ऑल्ट्रुइस्टिक डोनेशन ही जो है अलाउड होती है, मतलब कोई पैसे का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए उसमें। अगर पैसे का एक्सचेंज पकड़ा जाता है तो 10 साल तक की जेल या फिर 1 करोड़ रुपए तक का फाइन हो सकता है। इस चीज़ को पकड़ने के लिए, इस चीज़ को देखने के लिए ऑथराइजेशन कमेटी जो है वो ओवरसी करती है पूरा केस को। मतलब ऐसा ना हो कि कोई पैसा देकर जो है अनएथिकली जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवा रहा है, उसको देखने के लिए ऑथराइजेशन कमेटी जो है वो इलीगल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए बनाई गई है। अब इसमें कई रूल्स हैं 2014 के, ठीक है। जैसे रूल 7 कहता है ऑथराइजेशन कमेटी बनाई जाएगी। रूल 7 का क्लॉज 3 कहता है कमेटी जो है ये इंश्योर करेगी कि कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन तो नहीं है जो है ऑर्गन डोनेशन में। रूल का 7 क्लॉज 5 कहता है अगर क्रिटिकल कंडीशन है तो हॉस्पिटल जो है वो एक्सपीडिटेड इवेल्युएशन के लिए भी जो है अप्लाई कर सकता है, ताकि हफ्ते के अंदर अंदर ट्रांसप्लांटेशन कर दिया जाए। अगर लिविंग जो डोनर ट्रांसप्लांटेशन है तो रूल 10 डिस्क्राइब करता है कि उसका जो है एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कई एकेडमिक स्टडीज़ जो हैं कई एकेडमिक स्टडीज़ जो हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग जो है वो ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करके दे सकती है एज़ कम्पेयर टू बेंचमार्क इंडेसेस। ठीक है, तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या होता है? जनरली जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो कन्वेंशनल विजडम क्या कहती है कि कम रेट पर खरीदो और ज़्यादा रेट पर बेचो। लेकिन मोमेंटम इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि इन्वेस्टर जो है उन्हीं असेट्स को परचेज करता है जिन स्टॉक्स के या जिन बॉन्ड्स के प्राइसेस कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। ठीक है, और जो है उन असेट्स को जो है बेच देता है जिनके प्राइस जो है वो कंसिस्टेंटली फॉल हो रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है जनरली ये सजेस्ट नहीं किया जाता है इन्वेस्टर्स को, जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं खासकर। लेकिन मोमेंटम इन्वेस्टर्स में ये देखा गया है कि अ, अगर कुछ ऐसे असेट्स हैं जिनका एक बार अगर प्राइस बढ़ रहा है तो वो परसिस्ट करेगा, लंबे टाइम तक बढ़ेगा, तो इसलिए कहा जाता है कि उनको बाय कर लेना चाहिए। ठीक है, और अगर प्राइस गिर रहा है तो वो ऑफ कोर्स लंबे टाइम तक गिरता रहेगा, इसलिए जो है वो उनको सेल कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये एक एकेडमिक स्टडीज़ कह रही हैं कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग जो है ज़्यादा अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रिपोर्ट फिश डिसीज़ ऐप। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो नेशनल सर्वेलेंस प्रोग्राम फॉर एक्वाटिक एनिमल डिसीजेस का एक प्रोजेक्ट है रिपोर्ट फिश डिसीज़, जो कि ट्रैक और मॉनिटर कर रहा है फिश डिसीज़ को अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो ये ऐप जो है फिश फार्मर्स को एम्पावर करेगा ताकि वो डिसीज़ जो हैं वो अपने फार्म्स में रिपोर्ट कर सकें। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी जो है वो वन ऑफ द कोलैबोरेटिव पार्टनर्स होगा इस केस में। और यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस जो है बनाया गया है इस ऐप का, जिसमें लोकेशन, स्पीशीज़ अफेक्टेड, सिम्टम्स, इमेजेस, ये सब जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकेगा। एक इन्फॉर्मेशन हब की तरह ये सर्व करेगा और फार्मर्स को वैल्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो भी जो है प्रोवाइड करवाएगा, डिसीज़ प्रिवेंशन से रिलेटेड, ट्रीटमेंट से रिलेटेड, और बेस्ट एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस कैसे फॉलो की जा सकती है। तो बेसिकली डिसीज़ मैनेजमेंट के लिए ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एवरेज नंबर ऑफ़ वीज़ा फ्री डेस्टिनेशंस जो है वो नियरली डबल हो चुकी हैं साल 2006 से अगर हम देखें तो, एज़ पर 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये वर्ल्ड वाइड पासपोर्ट्स को रैंकिंग देता है, 2006 से किया जा रहा है। ठीक है, तो ये डेटा कहाँ से लेता है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से। ठीक है, तो 199 डिफरेंट पासपोर्ट्स और 227 डिफरेंट ट्रैवल डेस्टिनेशंस का जो है ये इंडेक्स बनाता है। तो अगर हम हाइलाइट्स देखें इस साल के पासपोर्ट इंडेक्स की, तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन ये टॉप स्पॉट पर है, मतलब सबसे ज़्यादा जो है पावरफुल पासपोर्ट्स इनके हैं। सबसे ज़्यादा वीज़ा फ्री एंट्री जो है इन्हीं पासपोर्ट के सिटीजन्स को मिलती है। ठीक है, इंडिया का पासपोर्ट 80th रैंक पर है,
जो कि 3 रैंक क्लाइंब किया है जिसने एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। और 62 कंट्रीज़ जो हैं इंडियंस बिना वीज़ा के विज़िट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्पाइरल गैलेक्सी। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हबल स्पेस टेलीस्कोप ने रिसेंटली एक इमेज स्पाइरल गैलेक्सी की जो है कैप्चर की है। स्पाइरल गैलेक्सी जो है ट्विस्टेड कलेक्शन ऑफ स्टार्स और गैस होता है, और ये कई तरह के ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल शेप्स बनाती हैं गैलेक्सीज। और मोस्ट ऑफ द गैलेक्सीज अगर हम देखें 60% जितनी भी गैलेक्सीज हैं वो सब स्पाइरल गैलेक्सीज हैं। इवन जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, और वो भी जो है स्पाइरल गैलेक्सी का ही जो है एक पार्ट है। ठीक है। तो स्पाइरल गैलेक्सीज में देखा गया है कि एक सेंट्रल बल्ज होता है। ठीक है। और ये देखा गया है कि स्पाइरल गैलेक्सीज धीरे धीरे जो है वो इवॉल्व हो जाती हैं एलिप्टिकल गैलेक्सीज में, क्योंकि स्पाइरल्स जो हैं वो जैसे जैसे ओल्ड होते रहते हैं। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस और सिक्योरिटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन नेवी का P-8I एयरक्राफ्ट ग्वाम आइलैंड टेरिटरी जो यूएस की टेरिटरी है वहाँ पर गया है एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24 में पार्टिसिपेट करने के लिए, जो कि एक एलीट लेवल की मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है क्वाड कंट्रीज प्लस साउथ कोरिया के बीच में। ठीक है। सो अब हम देखते हैं P-8I एयरक्राफ्ट क्या है। एक वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट है जो कि लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस मल्टी सेंसर फ्यूजन, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम्स लगे हैं। कम्युनिकेशन इसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेटिंग फ्लीट फोर्सेस में अच्छे से हो सके, उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल है ये एयरक्राफ्ट। ठीक है। इसीलिए P-8I एयरक्राफ्ट को ही जो है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कातील यक्षगान मेला। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सेंचुरी ओल्ड यक्षगान मेला जो दक्षिण कन्नड़ा में होता है वो रिज्यूम हुआ है ऑल नाइट परफॉर्मेंस के लिए, जब जब कर्नाटका हाई कोर्ट से इसको परमिशन मिल गई है। तो कतील यक्षगान मेला फेमस यक्षगान ट्रूप द्वारा मिड 19th सेंचुरी में स्टार्ट किया गया था। कतील मेला जो है एक इम्पॉर्टेंट हरक सेवा की तरह काम करता है, मतलब इसमें जो है डिवोटीज़ की रिक्वेस्ट के बाद ही जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है यक्षगान। जब वो कोई वो लेते हैं या फिर मतलब जो वो कोई डिज़ायर या जो है मतलब जिसको मन्नत कहते हो, मन्नत मांगने पर ही जो है ये परफॉर्म किया जाता है। तो यक्षगान जो है वो एक ट्रेडिशनल फोक डांस है जिस जो कि कोस्टल कर्नाटका को बिलोंग करता है। इसमें डांस म्यूज़िक सॉन्ग ये सब होता है। 15 to 20 एक्टर्स और भागवत इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जनरली जो परफॉर्मेंसेज होती हैं वो रामायण और महाभारत के ऊपर होती हैं। आर्टिस्ट होते हैं, कमेंट्री होती है। ठीक है। तो इसमें जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो चंदे जिनको हम ड्रम्स कहते हैं, हारमोनियम मदले ताला ये सब और फ्लूट ये सब जो है इसमें यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is fog. This topic is important for your environment section. So a thick blanket of fog has descended over several states of northern India since the last few days, especially since this new year. So what is this phenomena of fog? Why it is affecting North India only? We'll see that. Okay, so what is fog? So fog is basically a collection of small droplets of water which are produced when evaporated water gets cooled down and gets condensed, similar to the phenomena of clouds. Okay, but this fog is very close to the earth's surface. Otherwise it follows the phenomena of cloud only. Okay, so for a thick fog to form, temperatures should be lower and abundant moisture should be there near the surface to form the fog. So fog materializes only when the temperature disparity between the ground and the air is more, and high humidity is there. So basically ample presence of water vapor and moisture is required. So what is this phenomena, or what is the mechanism which generates this fog? So there are two mechanisms. First is the infrared cooling, second is the radiation fog. In infrared cooling, what happens is that when the weather is transitioning from summer to winter, during the summer, ground has absorbed radiation or heat from the sun. It has become warmer. But when the cooler weather kicks in, the mass of warm or moist air comes into contact with this uh, hot ground, it or warm ground. Then collision happens. This water vapor in the air condenses rapidly and it gives rise to fog. So in radiation fog, what happens is that
When an unseasonably warm day with high humidity is followed by rapidly dropping temperatures, then also this fog happens. Okay, then why is North India prone to fogging? This entire Indo-Gangetic plains, they have the best conditions for the formation of fog. Low temperatures, low wind speed, moisture availability, and plenty of aerosols are present in this region. Even the western disturbances, which bring moisture from the Mediterranean region, they also contribute to the formation of fog. And Himalayas in the north act as a barrier. That's why they prevent eastward movement of the fog over the plains, which leads to concentration of fog over the Indo-Gangetic region. Okay. So the next topic is organ transplantation. This topic is important for your social issues and your governance section. So Delhi High Court has recently prescribed an ideal timeline of 6 to 8 weeks to complete the process of transplanting organs from living donors. So in India, the Transplantation of Human Organs Act was promulgated by Government of India in 1994, which governs the human organ transplantation rules. So, the National Organ and Tissue Transplant Organization is the national level organization which prescribes the policy guidelines and protocols for various functions related to organ transplantation. So, in 2023, February, government also notified or modified national organ transplantation guidelines, and the new guidelines have done away with the 65-year-old age gap for registration of patients who are seeking organs from deceased donors. Otherwise, they were not permitted. 65 years plus patients were not permitted to take organs from deceased people. Okay, but now there is no age gap for living donor transplants also. I'm sorry, now there is no gap for deceased donor transplant also. So government has also asked states to remove the domicile criteria also, so that any needy person can go to any state of the country and seek organ donation. Okay. Similarly, some states were charging fees ranging between 5,000 to 10,000 for registering patients for this organ transplant, but the guideline has asked them not to charge any money. So, what is this Transplantation of Human Organs and Tissues Act of 1994? So, basically, a transplant can either be done from a pool of organs of deceased person or by a living person. Okay, who is also known to be the who should be known to the recipient. So, living donations from close relatives is okay, but in case of altruistic donations, which means that a person is receiving organs from distant relatives, it needs to be established that there is no commercial transaction in that case. Okay, so for that, authorization committee is formed, which oversees and approves this organ transplant, and it ensures that this there is ethical compliance and there is no illegal practice involved in that. Okay, in case any illegal practice, then a jail term of up to 10 years and a fine of up to 1 crore is made applicable in that case. Okay, so there are certain rules also, like in 2014, rule 7 says that there should be an authorized committee to conduct inquiry and evaluation before any transplant. Rule 7 clause 3 says that committee must ensure that there is no commercial transaction. Rule 7.5 says that in a critical condition, hospital can approach for expedited evaluation, so that the donor can receive the transplant early. For living donor transplantations, Rule 10 describes the application process. Okay, so the next topic is momentum investing. This topic is important for your economy section. So many academic studies have shown that momentum investing can generate higher returns, and it can even beat the benchmark indices. So momentum investing is a strategy in which the investors are asked that they should purchase assets like stocks or bonds which are consistently rising in price. Okay, whereas they should sell the assets whose prices are consistently falling. So this goes against the conventional wisdom in which you are told that you should buy at low price and sell at high price. Okay, because the what is the premise behind this momentum investing is the fact that the trends in asset prices often
persist over time. If they are rising in price, then they are going to rise in price. They are going to rise for a considerable amount of time. Similar is the case for falling prices. Okay. So the next topic is report fish disease app. This topic is important for your environment and your economy section. So National Surveillance Program for Aquatic Animal Diseases has introduced this mobile app called Report Fish Disease to track and monitor fish diseases across the country. This app will empower fish farmers to report diseases on their farms. So Central Institute of Fishery, Fisheries Technology is one of the collaborative partners of this project, and this app will be user friendly. It will have features like location, species affected, symptoms observed, and images for reporting. And it will serve as an information hub also for the farmers to prevent this disease. So this app is basically meant for disease management. So the next topic is Henley Passport Index 2024. This topic is important for your international relations. So average number of visa-free destinations has nearly doubled since 2006 as per the 2024 Henley Passport Index. So this index ranks world's passports. It started in 2006 and it is based on the data generated from the International Air Transport Association. It includes 199 different passports and 227 different travel destinations. If we look at 2024 index, then France, Germany, Italy, Japan, Singapore, and Spain hold the top spot. India's passport has climbed 3 spots, and now 62 countries can be traveled by Indian passport without a visa. So the next topic is spiral galaxy. This topic is important for your science and tech section. So Hubble Space Telescope has recently captured an image of a spiral galaxy. So spiral galaxies are twisted collections of stars and gas, which often have beautiful shapes, and they are made up of hot and young stars. So most galaxies are spiral galaxies. Approximately 60% of all galaxies are thought to be spiral galaxies. Even the Milky Way galaxy, in which we all live, is also an example of a spiral galaxy. These Most of these spiral galaxies contain a central bulge surrounded by a flat rotating disk of stars, and these spiral galaxies evolve into elliptical galaxies as the spiral gets older. So the next topic is exercise Sea Dragon 24. This topic is important for your international relations and security topic. So Indian Navy's P-8I aircraft has landed at Guam Island, which is the US territory, for participation in exercise Sea Dragon 24, which is an elite multinational maritime exercise with participating countries of Quad plus South Korea. Okay, so P-8I aircraft is a versatile aircraft meant for long-range surveillance. It has electronic intelligence systems, and has essential means of communication, which will be helpful in various participating fleets forces. So the next topic is Katil Yakshagan Mela. This topic is important for your art and culture section. So a century-old Yakshagan Mela in Dakshin Kannada will resume soon with all-night performances following approval from the Karnataka High Court. So Katil Yakshagan Mela is famous Yakshagan troupe that started in mid-19th century. So it is also known as Katil Mela because it is an important Harke Seva, uh, which means that the performers the this male this yakshgan is performed on request by devotees who have taken a vow, or uh, also called mannat, to arrange a show of yakshgan, okay, to fulfill their desire or as a service. So what is Yakshagan? Yakshagan is a traditional folk dance popular in coastal Karnataka. Okay, and it is a rare combination of dance, music, and song, in which about 15 to 20 actors and a Bhagwat participates. So the act generally revolves around Ramayana or Mahabharat, and the show consists of both stage performance by talented artists and commentary also. Okay, so the musical instruments which are used in Yakshagan include chande, that is drums, harmonium, madale, tala, and flute, among others, of course. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time, and
Uh, Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.